तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो है पार्ट 1 वीडियो अच्छे से क्लियर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 वीडियो लाए हैं और हम फिर से बता दें कि इस वीडियो में जो है हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं किस में, तो रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में, वे सारे प्रश्न को लेकर आए हैं और संपूर्ण व्याख्या के साथ इसमें हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से कर लें और ये हम वीडियो, इस प्रकार की जो वीडियो है हम प्रतिदिन डालेंगे, तो आप देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विद्युत झटके के विरुद्ध सुरक्षात्मक सावधानी के रूप में क्या करना चाहिए। तो विद्युतिक उपकरण का धात्विक खोल भूयोजित होना चाहिए। एसी सप्लाई का न्यूट्रल तार भूयोजित होना चाहिए। सप्लाई लाइन के साथ भूयोजन लाइन स्थापित करनी चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा, उपयुक्त सभी कदम उठाने चाहिए विद्युत झटके के विरुद्ध सावधानी के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए, विद्युत झटके के विरुद्ध सुरक्षात्मक सावधानी के रूप में निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। वैद्युतिक उपकरण का धात्विक खोल भूयोजित होना चाहिए। एसी सप्लाई का न्यूट्रल तार भी भूयोजित होना चाहिए। सप्लाई लाइन के साथ भूयोजन लाइन स्थापित करनी चाहिए। ये सभी कार्य विद्युत झटके के विरुद्ध सुरक्षात्मक सावधानी के रूप में करनी चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि लाउड स्पीकर बॉक्स निर्माण के समय निम्नलिखित में से किस कारक को महत्व देना चाहिए। लाउड स्पीकर बॉक्स जब निर्माण होता है तो उसके समय निम्नलिखित में से किस कारक को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन है कि बॉक्स निर्माण के लिए प्रयुक्त पदार्थ की मोटाई कम से कम 10 mm हो। बॉक्स आकार में जितना बड़ा होगा उतना ही उसकी निम्न आवृत्ति पुनरुत्पादन उत्तम होगा। पुनरुत्पादित ध्वनि तरंगों के आवागमन के लिए छोड़े गए छिद्रों के अलावा बॉक्स पूर्णतः क्या होना चाहिए, वायुरुद्ध होना चाहिए, यानी कि बंद होना चाहिए। जो छिद्र छोड़े जाते हैं ध्वनि तरंगों के आवागमन के लिए, उसके अलावा बॉक्स में कोई छिद्र नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 22 का जो राइट आंसर होगा डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी को करना चाहिए लाउड स्पीकर बॉक्स निर्माण के समय। ठीक है, देखिए लाउड स्पीकर बॉक्स निर्माण के समय निम्नलिखित कारक को महत्व देना चाहिए। बॉक्स निर्माण के लिए प्रयुक्त पदार्थ की मोटाई कम से कम 10 mm होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो 10 mm होनी चाहिए। बॉक्स आकार में जितना बड़ा होता है उतना ही उसका निम्न आवृत्ति पुनरुत्पादन उत्तम होता है, यानी बॉक्स जितने आकार में बड़ा होगा उसकी आवृत्ति जो है, रिप्रोडक्शन जो है, उतना ही ज़्यादा होगा और उत्तम होगा। पुनरुत्पादित ध्वनि तरंगों के आवागमन के लिए जो छिद्र छोड़ा जाता है उसके अलावा बॉक्स में कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए चेचिस बनाते समय, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जब हम लोग चेचिस बनाते हैं तो चेचिस बनाते समय निम्नलिखित में से किस निर्देश का अनुपालन करना चाहिए। तो देखिए, चद्दर जंग रहित हो, उसका जो चेचिस हो वो, उसका जो चद्दर हो वो क्या हो, जंग रहित हो। चेचिस को कैबिनेट में आसानी से स्थापित किया जा सके और बाहर निकाला जा सके। चेचिस भार में हल्का हो। तो इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की चेचिस बनाते समय निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन करना चाहिए। चद्दर क्या होना चाहिए, जंग रहित होना चाहिए। चेचिस को कैबिनेट में आसानी से स्थापित किया जा सके। चेचिस भार में हल्का हो, आदि सभी निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद सारे निर्देशों का भी अनुपालन करना चाहिए।
सभी दस्ती औजारों को बचाना चाहिए। सभी दस्ती औजारों को बचाना चाहिए किस चीज़ से? जंग से, धूल से, गर्म मौसम से, सूक्ष्म वायु से। तो इसका राइट आंसर है कि जितने भी हाथ के औजार हैं यानी दस्ती औजार हैं उनको जंग से बचाना चाहिए। यानी सभी दस्ती औजारों को अधिकतर जंग लगने से बचाना चाहिए। दस्ती औजार की श्रेणी में वे सभी औजार आते हैं तथा सामान आते हैं जिनकी सहायता से कारीगर जो होता है अपने हस्त कौशल द्वारा अपनी दस्तकारी कार्यों को पूर्ण करता है। यदि इसमें जंग लग जाएगा तो यह ठीक से काम नहीं कर पाएगा और जिससे हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए जो है सभी दस्त औजारों को बचाना चाहिए जंग से, याद रखना है। तेज धार वाले दस्ती औजारों को लौह पेटी में रखना चाहिए, पृथक पृथक लकड़ी की पेटी में रखना चाहिए, या उनकी धार नीचे की ओर करके रखना चाहिए, या कपड़े की पट्टी से लपेट कर रखना चाहिए। यानी तेज धार वाले जो औजार होते हैं उसे किस चीज़ में रखना चाहिए? तो देखिए इसके लिए सबसे उपयुक्त चीज़ क्या होती है? कपड़े की पट्टी से लपेट कर रखना चाहिए। कार्यशाला में ट्रेनी को तेज धार वाले दस्ती औजार जैसे कैंची, चाकू, स्पैनर आदि औजारों को कपड़े की पट्टी से लपेट कर रखना चाहिए ताकि उसकी धार खराब न हो और किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। तो तेज धार वाले दस्ती औजारों को कपड़े की पट्टी में लपेट कर रखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे एएलपी में, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से निम्न में से कौन सी अपेक्षा नहीं रखी जाती है? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से निम्न में से कौन सी अपेक्षा नहीं रखी जाती है? औजारों की स्पष्ट पहचान, उपकरणों की ऑन अवस्था में मरम्मत, सोल्डरिंग कार्य दक्षता, स्वयं की सुरक्षा रखना। तो इसका जो राइट आंसर जो है उपकरणों की ऑन अवस्था में मरम्मत जो है ये जो है नहीं रखी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में यह अपेक्षा नहीं रखी जाती है कि उपकरणों को ऑन अवस्था में मरम्मत किया जाए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का कार्य करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह उपकरणों की ऑन अवस्था में मरम्मत करे, क्योंकि हो सकता है कि ऑन अवस्था में परिपथ शॉर्ट हो जाए या बर्न हो जाए। इस कारण किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ऑन अवस्था में उपकरणों की मरम्मत नहीं करना चाहिए, ठीक है। शरीर के किसी अंग की हड्डी के टूटने की निश्चित स्थिति पता करने के लिए शरीर के किसी अंग की हड्डी के टूटने की निश्चित स्थिति पता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है शरीर के किसी अंग की हड्डी टूटने की निश्चित स्थिति पता करने के लिए? तो इसके लिए जो है हमें एक्सरे की का सहारा लेना पड़ता है। किसका? एक्सरे का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, शरीर के किसी अंग की हड्डी को टूटने की निश्चित स्थिति पता करने के लिए एक्सरे मशीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक्सरे हड्डी को पार नहीं कर पाता है, इसलिए एक्सरे द्वारा जांच कर लिया जाता है। एक्सरे का एक प्रकार का जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण है, एक विशेष प्रकार का विद्युत चुंबकीय किरण है जिसका जो तरंगदैर्ध्य जो है 10 से जो है 0.01 नैनोमीटर होता है और यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है एक्सरे, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ईसीजी के द्वारा मस्तिष्क की स्थिति ज्ञात की जाती है। क्या ईसीजी के द्वारा मस्तिष्क की स्थिति ज्ञात की जाती है? दूसरा कथन है कि ईईजी के द्वारा दिल की स्थिति ज्ञात की जाती है। तो देखिए एक बात बताते हैं, ईसीजी के द्वारा जो है मस्तिष्क की स्थिति मस्तिष्क की स्थिति ज्ञात नहीं की जाती है, वह दिल की स्थिति ज्ञात की जाती है। और ईईजी द्वारा मस्तिष्क की स्थिति ज्ञात की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए ईईजी जो है इसका पूर्ण रूप जो होता है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम होता है, जो मस्तिष्क में विद्युत गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। और ईसीजी का पूर्ण रूप जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जो हृदय की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों की माप करता है। इसे ईकेजी भी कहा जाता है, ईकेजी भी कहा जाता है। तथा इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राफ किसी रोगी के हृदय की जांच के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राफ किसी रोगी के हृदय की जांच के लिए किया जाता है। निम्न में कारीगर का कार्य में रुचि न होने का कौन सा कारण है? मतलब कि कारीगर का कोई भी काम करने की में रुचि न होने का कौन सा कारण हो सकता है? पारिवारिक समस्या, आर्थिक तंगी, झगड़ा होना। तो देखिए ये सारे हो सकते हैं, ये सभी हो सकते हैं। चलिए इनके व्याख्या कर लेते हैं। देखिए कारीगर का कार्य में रुचि न होने का जो है निम्नलिखित कारण हो सकता है। पारिवारिक समस्या हो सकता है, पारिवारिक समस्या हो सकता है, आर्थिक तंगी हो सकता है, झगड़ा होना हो सकता है, अत्यधिक कार्य करने से थकावट हो जाता है, इसके कारण भी उसकी रुचि नहीं लगती है, रात्रि में ठीक ढंग से नहीं सोते हैं तब भी ये जो है कारीगर को कार्य करने में रुचि नहीं होती है। तो ये सारी जो है समस्याएं हैं, ये कारण है कारीगर का रुचि काम में न लगने का। किसी भी कार्य को करते समय व्यक्ति को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? किसी भी कार्य को करते समय व्यक्ति को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? सफाई रखना चाहिए, चलती मशीन को हाथ से रोकना, मशीन को स्थिर रखना, टूल कटाई के समय प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था करना। तो इसमें से ध्यान रखिएगा कि चलती मशीन को हाथ से रोकना जो है ये नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य करते समय व्यक्ति को चलती मशीन को हाथ से रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। देखिए किसी भी कार्य को करते समय व्यक्ति को निम्नलिखित में से कोई कार्य नहीं करनी चाहिए। ठीक है। चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती है। कार्य के दौरान हंसी मजाक भी नहीं करना चाहिए। चलती मशीन की सफाई नहीं, देखिए चलती मशीन की सफाई नहीं करना चाहिए। मशीन की सफाई करनी चाहिए लेकिन चलती मशीन की सफाई नहीं करना चाहिए। फिर टूल कटाई के समय अंधेरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। यदि विद्युत का कार्य कर रहे हो तो स्विच को ऑन नहीं रखना चाहिए, इससे शॉर्ट लगने की चांसेस बढ़ जाती है। टेबल पर कार्य करने वाले व्यक्ति के पैर के नीचे अवश्य बिछा होना चाहिए। क्या बिछा होना चाहिए? तो रबर मैटिंग बिछा होना चाहिए, रबर मैटिंग बिछा होना चाहिए। कभी भी टेबल पर कार्य करने वाले व्यक्ति के पैरों के नीचे रबर मैटिंग बिछा होना चाहिए, जिसे हम लोग चटाई कहते हैं, वो बिछा होना चाहिए। और तेल वाले स्थानों पर टेबल रबर मैट का उपयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे तेल नीचे गिरे तो व्यक्ति फिसलने से बचे। ठीक है। देखिए निम्न कथनों पर विचार करना है। कला तार को स्विच से नियंत्रित रखने के बाद ही उसे विद्युत भार से संयोजित करना चाहिए। विद्युत उपकरण को ऑफ करने के लिए इसकी लीड को पकड़कर नहीं, प्लग टेप को पकड़कर ही सॉकेट से पृथक रखना चाहिए। पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य और असत्य है। तो चलिए थोड़ा व्याख्या करके उसके बाद आपको बताते हैं। तो देखिए फेज तार को स्विच से नियंत्रित करने के पश्चात ही उसे विद्युत भार से संयोजित करना चाहिए। जो फेज तार होता है उसे स्विच से नियंत्रित ऑन ऑफ करके ही जो है उसे नियंत्रित करने के बाद ही हमें विद्युत भार से संयोजित करना चाहिए, जिससे ज़रूरत पड़ने पर स्विच ऑन ऑफ भी किया
जा सके। ठीक है, तो पहला कथन भी इसमें का सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है विद्युत उपकरण को ऑफ करने के लिए इसकी लीड को पकड़कर नहीं रखना चाहिए, इससे व्यक्ति को करंट लग सकता है, इस कारण दोनों कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण क्या है? विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण पूछा गया है। विद्युत धारा की निम्न मात्रा, ये तो नहीं लग सकता है। विद्युत धारा की तीव्र मात्रा, ये ही हो सकता है। तो विद्युत धारा की जब तीव्र मात्रा जब क्या होता है कि सर्किट में आता है, तो इससे जो है झटका लगने का जो है चांस बढ़ जाता है। विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण विद्युत धारा की तीव्र मात्रा से धारा का प्रवाहित होना, और धारा प्रवाह व्यक्ति के शरीर में जितना तेजी से वो होता है उतना ही झटका तेज लगता है। और इसका व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए, मनुष्य के बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वह सूक्ष्म अवस्था में जो होता है फ्रेंड्स 1,00,000 ओम होता है। कितना होता है? 1,00,000 ओम होता है। और नम अवस्था में जो होता है फ्रेंड्स वो 1,000 ओम होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि गर्मी के दिनों में जो है मनुष्य के शरीर की जो प्रतिरोधकता है जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ठंडी के दिनों में यानी नम और सूक्ष्म अवस्थाओं में इसकी जो प्रतिरोधकता होता है 1,000 ओम होता है। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित रखना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित रखना चाहिए। तो न्यूट्रल तार पर, अर्थिंग तार पर, फेज तार पर, तो इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसका जो राइट आंसर होगा फेज तार पर, यानी सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव फेज तार पर संयोजित रखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि चालक में यदि धारा अधिक प्रवाहित हो तो स्वयं ही पिघलकर धारा के प्रवाह को बाधित कर उपकरण की सुरक्षा कर सके। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो कम गलनांक तथा कम विशिष्ट प्रतिरोध वाले मिश्र धातु टीन और जस्ता का बना होता है। ठीक है, फ्यूज फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना चाहिए? फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना चाहिए? तो देखिए, उपकरण स्विच ऑफ करना चाहिए, ये नहीं। उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद रखना चाहिए, ये भी नहीं। मेन स्विच ऑफ करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है सी कि मेन स्विच ऑफ करना चाहिए फ्यूज तार को बदलते समय। ठीक है, फ्यूज तार को बदलते समय जो है सुरक्षा की दृष्टि से मेन स्विच ऑफ कर देनी चाहिए, जिससे चालक तार में धारा का प्रवाह बंद हो जाए और धारा लगने की संभावना समाप्त हो जाए। फ्यूज तार को सदैव फेज वायर पर संयोजित रखना चाहिए। फ्यूज वायर निम्न गलनांक और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध के मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, फ्यूज वायर जो होता है निम्न गलनांक निम्न विशिष्ट प्रतिरोध के मिश्र धातु का बना होता है। चित्र में कौन से सुरक्षा संकेत को दर्शाया गया है? पूछा गया है कि इस चित्र में कौन सा सुरक्षा संकेत को दर्शाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सकारात्मक या आदेशात्मक चिन्ह का जो है संकेत का उपयोग इसमें किया गया है। चलिए देखते हैं सकारात्मक और आदेशात्मक जो है सुरक्षा संकेत के बारे में। तो देखिए, चित्र में जो है सुरक्षा संकेत को दर्शाया गया है, सकारात्मक सुरक्षा संकेत को दर्शाया गया है। इनका जो आकार होता है फ्रेंड्स, आकार भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सकारात्मक सुरक्षा संकेत का जो होता है आकार कैसा होता है, तो गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। रंग नीला, और चिन्ह जो इसमें होता है इसका जो पृष्ठ रंग जो होता है फ्रेंड्स नीला होता है, और चिन्ह जो होता है फ्रेंड्स सफ़ेद होता है। जिसे आँख की सुरक्षा के लिए चश्मा पहनना, सिर की सुरक्षा के लिए टोपी पहनना, कान की सुरक्षा के लिए जो है ईयर प्लग लगाना। तो ये जब जो है ये सब जो है इस
संकेत हैं और ये कैसा संकेत है तो सकारात्मक सुरक्षा संकेत हैं। और इसका पृष्ठभूमि पूछ दिया जाए तो किस रंग का होता है, नीला। और इसका सिंबल्स कैसा होता है, चिन्ह कैसा होता है तो सफ़ेद रंग का होता है। आकार कैसा होता है तो गोल होता है। ठीक है। सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, नहीं। इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, नहीं। इनकी पृष्ठभूमि जो है हरी होती है। तो सूचनात्मक संकेत की जो फ्रेंड्स पृष्ठभूमि जो है वो क्या होती है, हरी होती है। चलिए देखते हैं सूचनात्मक संकेत के कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स। तो सूचनात्मक संकेत की पृष्ठभूमि जो होती है हरा होता है। और सूचनात्मक संकेत के लिए वर्गाकार आकृति का प्रयोग किया जाता है। किस आकृति का प्रयोग किया जाता है, पूछ आकृति भी पूछा जा सकता है, तो वर्गाकार आकृति का प्रयोग किया जाता है। इसमें हरे रंग पर श्वेत संकेत दिया जाता है। इसमें क्या होता है, हरे रंग पर श्वेत संकेत दिया जाता है और इस संकेत को सूचनात्मक संकेत कहा जाता है। ठीक है। डैश संकेत लाल रंग के बॉर्डर एवं क्रॉस बार के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली आकृति से बनाए जाते हैं। कौन सा संकेत, ठीक है। तो निषेधात्मक जो संकेत जो है वो लाल रंग के बॉर्डर एवं क्रॉस के बार के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली आकृति से बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा निषेधात्मक। देखिए, निषेधात्मक संकेत लाल रंग के बॉर्डर एवं क्रॉस बार के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर जो है काली आकृति से बनाए जाते हैं। निषेधात्मक संकेत के लिए वृत्तीय आकृति का प्रयोग किया जाता है। आकृति पूछा जाए कि इसकी आकार कैसा होता है तो वृत्ताकार होता है। और इस चिन्ह का अर्थ यह दर्शाता है इसे ना करें। ठीक है। इस प्रकार का जो चिन्ह होता है यह चिन्ह क्या कहलाता है तो निषेधात्मक चिन्ह कहलाता है। ठीक है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न सुरक्षा चिन्हों में से आवश्यक चिन्ह का उदाहरण कौन सा है। ठीक है। निम्न सुरक्षा चिन्हों में से आवश्यक चिन्ह का उदाहरण कौन सा है। तो विद्युत झटके का खतरा, वियर्स हैंड सुरक्षा, कोरोसिन पदार्थ, धूम्रपान निषेध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वियर हेड सुरक्षा। आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत वियर हेड सुरक्षा, वियर आई सुरक्षा और वियर ईयर सुरक्षा, वियर फुट सुरक्षा इत्यादि आवश्यक चिन्ह का उदाहरण है। इनकी आकृति वृत्ताकार होती है और इनको नीले पर्दे पर जो है श्वेत संकेत से दर्शाया जाता है। नीले पर्दे पर श्वेत संकेत से दर्शाया जाता है। निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को इंगित करता है। निषेध चिन्ह, सकारात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचना चिन्ह। तो जो है चेतावनी चिन्ह जो है चेतावनी चिन्ह जो है वह जो क्या करता है 415 वोल्ट के खतरा को इंगित करता है। चलिए चेतावनी चिन्ह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चेतावनी चिन्ह कुछ इसी प्रकार का होता है। चेतावनी चिन्ह की आकृति त्रिकोणीय होती है तथा इसे पीले पर्दे पर काले बॉर्डर एवं संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। पीले जो होता है पर्दे पर काले बॉर्डर एवं संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। इस संकेत से सावधानी विद्युत झटके के जोखिम आदि को बताया जाता है। और कुछ प्रमुख चिन्ह निम्न हैं। देख लेते हैं कुछ चिन्हों को। जैसे विषाक्त खतरे का चिन्ह इस प्रकार का होता है। आग के खतरे का चिन्ह इस प्रकार होता है। विद्युत झटके के जोखिम इस प्रकार होता है। तो यह जो चिन्ह है यह